अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बुक 11 टेस्ट 4 पैसेज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। मैं बताता चलूं कि पर्पस इस एक्टिविटी का ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और वो आइल्स का पेपर देना चाहते हैं, स्पेशली जिनकी रिक्वायरमेंट 5.5 6 बैंड तक है और उन्हें प्रॉब्लम आती है, मतलब जब वो रीडिंग करते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि किस तरीके से हम इसे करें। तो उनको इस तरीके से हेल्प हो जाती है, कुछ पैसेजेस वो करें इस तरीके से हेल्प के साथ और उसके बाद फिर ये कि वो खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसलेट आपको कर देता हूँ और उसके बाद आप फर्दर इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चंस एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें। अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें तो शुरू में एमसीक्यूज हैं, जिसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स के बाद आपसे पूछा गया कि इस पैराग्राफ में आपने क्या समझा। 4 डिफरेंट ऑप्शंस, आपने एक को पिक करना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, यानी कि आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन। और उसके बाद कुछ आखिर में आप आए तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास के ABCD में से आपने सेलेक्ट करना है। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद फिर आप वापस आए, इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करें। तो बहरहाल इसमें आज के जो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन की जाएगी और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उनके आंसर्स को देखें। रेफरेंस के लिए बुक नंबर 11 टेस्ट नंबर 4 पैसेज नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ द टेस्ट इज पैसेजेस एन इंट्रोडक्शन टू फिल्म साउंड। चलें जी, शुरू करते हैं। कहते हैं कि दो वी माइट थिंक ऑफ फिल्म एज एन एसेंशियली विजुअल एक्सपीरियंस, अगर हम फिल्म की बात करें तो ये एक देखने वाला एक्सपीरियंस है, मतलब विजुअल कहते हैं कि हम एक ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि जिसमें चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे एसेंशियल का जो वर्ड है इसका मतलब है लाजमन। वी रियली कैन नॉट अफोर्ड टू अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्म साउंड। तो हम फिल्म के साउंड की इम्पोर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, यानी कि जितना ज़रूरी उसका विजुअल एक्सपीरियंस है उतना ही ज़रूरी ये साउंड भी है। अच्छा, a meaningful soundtrack is often complicated the image as the image on the screen। एक जो मीनिंगफुल साउंड ट्रैक है पूरी फिल्म का, वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता है और इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है जैसा कि उसकी पिक्चर और स्क्रीन के ऊपर आती है। अच्छा, एंड इज अल्टीमेटली जस्ट एज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, और ये डायरेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो पूरा साउंड ट्रैक है वो कंसिस्ट करता है 3 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। एक तो इंसानी आवाज, दूसरा साउंड इफेक्ट और तीसरा म्यूजिक। दीज 3 ट्रैक्स मस्ट बी मिक्स्ड। अब इन ट्रैक्स को मिक्स किया जाता है, बैलेंस किया जाता है कि प्रोड्यूस कर सकें एक जरूरी एम्फेसिस, विच इन ट्रुथ जो विच इन टर्न जो के बदले में क्रिएट करता है डिजायर इफेक्ट्स को, यानी कि जो हम इफेक्ट्स करना बनाना चाहते हैं वो। इन इफेक्ट्स की डिस्कशन नीचे पैराग्राफ्स में होगी। अच्छा, ऐसे टॉपिक्स जो कि essentially refer किए जाएं to the 3 previous mentioned tracks are discussed below। तो ये जो 3 चीज़ें, मसलन इंसान की आवाज़ और डायलॉग्स और ये चीज़ें, इसके ऊपर नीचे पैराग्राफ्स में डिस्कस किया जाएगा। दे इंक्लूड डायलॉग्स, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक। ये जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उनमें डायलॉग्स को डिस्कस किया जाएगा, सिंक्रोनस को डिस्कस किया जाएगा, असिंक्रोनस साउंड इफेक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा और म्यूजिक को डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारी बातें नीचे पैराग्राफ्स में होंगी। इंट्रोडक्शन था जिसमें ये बताया गया कि हम इसमें करेंगे क्या, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है कि साउंड की इम्पोर्टेंस इतनी ही है जितनी के पिक्चर्स की है किसी भी फिल्म में। ये दूसरे पैराग्राफ में वो कहते हैं कि लेट अस स्टार्ट विद डायलॉग्स। डायलॉग्स की बात करते हैं। इस केस में स्टेज ड्रामा है और डायलॉग्स जो है बेसिकली वो एक स्टोरी बताता है और इंसान की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, मोटिवेशंस को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी करेक्टर की। अक्सर जो फिल्म की करेक्टराइजेशन है ऑडियंस उसमें परसीव करते हैं, मतलब उसमें जो करेक्टर्स हैं उसमें जो ऑडियंस परसीव करती है वो थोड़ी चीज होती है, और नो डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर एंड द एक्टर।
तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे जो करेक्टर है और एक्टर है, यानी कि जो भी एक बादशाह का करेक्टर है, लेट्स सपोज कोई बादशाह बना हुआ है, किसी एक एक्टर जो सा वो बादशाह बना हुआ है, तो उन्हें हकीकत में लगता है जैसे वो इंसान ही बादशाह है। उसकी एक रीजन जो डायलॉग्स हैं ये होती हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल देते हुए राइटर बताता है कि हम्फ्री बॉगर्ट इज द करेक्टर सैम स्पेड। तो एक करेक्टर जो सा सैम स्पेड और उसमें एक्टर जो सा है वो हम्फ्री बॉगर्ट है। और उसके बाद फिल्म की पर्सनालिटी और जो लाइफ की पर्सनालिटी है वो एक ही जैसी आपस में मिल जाती है। इस तरीके से परहैप्स इस तरीके से दिस इज बिकॉज द वेरी टेक्सचर ऑफ परफॉर्मेंस वॉइस, तो इंसान की जो सी वॉइस है यानी उसके वॉइस का जो टेक्सचर है वो भी इम्पोर्टेंट होता है एलिमेंट के करेक्टर के लिए। अच्छा, ये आखिरी लाइन जो होती है ना, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन होती है किसी पैराग्राफ में। अब इसमें यहाँ से आप आइडिया लगाएंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया जा रहा है। आखिरी लाइन में बात की जा रही है टेक्सचर की, तो अब अगले पैराग्राफ में टेक्सचर क्या होता है या किस तरीके से इसकी बात होगी। वो कहता है कि जो व्हेन वॉइस टेक्सचर्स फिट द परफॉर्मेंस फिजियोनमी, इसमें जी साइलेंट है। वो कहता है जब वॉइस का जो टेक्सचर है वो जो परफॉर्म करने वाला है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ मैच करता है और उसके जेस्चर्स के साथ मैच मैच करता है, तो फिर क्या होता है कि एक होलिस्टिक तौर पे रियलिस्टिक पर्सोना इमर्ज होता है। पर्सोना किसे कहते हैं? पर्सोना यानी कि एक इंसान है जो उसकी मतलब मैं हूँ, तो मेरी जो इंटरनल कैफियत है वो तो मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। तो पर्सोना ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि जी मैं एक उस्ताद हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, और ये कि मेरे मैं मतलब मैं मेरे एटिकेट्स कैसे हैं, मेरा बात करने का तरीका कैसा है। तो लोगों के माइंड में मेरे बारे में एक इमेज होगा, वो जो इमेज है उसे पर्सोना कहते हैं। तो एक पर्सोना बनता है, ठीक है ना, उस जेस्चर के साथ जो कि हम लोग बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं। द व्यूअर सीज नॉट एन एक्टर वर्किंग, तो लोग जो उनसे वो ये देखते हैं कि कोई एक्टर नहीं वर्क कर रहा किसी क्राफ्ट के अंदर, लेकिन एक इंसान है जो कि स्ट्रगल कर रहा है। यानी एक्टर को भूल जाते हैं, उन्हें कुछ स्ट्रगलिंग ह्यूमन बीइंग नजर आता है जो उस फिल्म में देख रहे होते हैं। यानी अब वो किस बंदे ने उसके पीछे हीरो कौन था और जो आर्टिस्ट है वो कौन है, या जो बेसिकली एक्टर है वो कौन है, इस चीज को फॉर द टाइम भूल जाते हैं। वो देखते हैं कि जी यहाँ पे तो कोई सूफी है, यहाँ पे बैठा कोई दरवेश है, यहाँ पे बैठा कोई जो मूवी के अंदर किसी औरत की कहानी है, किसी लड़की की कहानी है, तो उन्हें वो लड़की वो औरत वो स्ट्रगलिंग करता हुआ इंसान नजर आएगा, किसी लड़के की कहानी नजर आएगी। तो ऐसे ही होगा। It is interesting to note that how dialogues is used and the very amount of dialogue used varies widely among films. वो कहता है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, यानी कि ये एक दिलचस्प चीज है नोट करने के लिए कि किस तरीके से डायलॉग्स को इस्तेमाल किया जाता है और कितनी अमाउंट में डायलॉग्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वेरी करता है फिल्म्स के अंदर। मतलब मुख्तलिफ फिल्म्स में उसकी अमाउंट डायलॉग्स की कितनी है वो वेरी करती है। मिसाल देते हुए वो कहता है कि हाईली सक्सेसफुल साइंस फिक्शन 2001, उस फिल्म के अंदर लिटिल डायलॉग वाज एविडेंट, डायलॉग्स बहुत कम जाहिर किए जाते थे, एंड मोस्ट ऑफ इट वाज बेनाल, और जो उनसे जाहिर किए जाते थे वो अनयूजुअल थे बेसिकली। यहाँ पे एक बेनाल का मीनिंग मैं देख लेता हूँ। बेनाल अभी मैंने आज ही डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के साथ। बेनाल, बेनाल, हाँ बेनाल ऐसे चीज को कहते हैं जो कि ओरिजिनल नहीं होती, यानी कि फेक लग रही होती है। एक तो ओरिजिनल चीज होती है ना, और एक होता है जैसे किसी की कॉपी की जा रही है जी। तो फेक चीज जो सी है ना वो लगती है। अच्छा जी, ऑफ लिटिल इंट्रिंसिक इंटरेस्ट, और उसमें उनका इंटरनल मोटिवेशन भी बहुत कम होती है। इन दिस वे, इस तरीके से फिल्म मेकर वॉज एबल टू पोर्ट्रे व्हाट थॉमस शॉकवेव एंड वाइवन, ये नाम है जी डिफरेंट उसके उसके अंदर वो ये कहता है इंट्रोडक्शन टू फिल्म के अंदर कि द इनएडुकेसी ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, तो ये जो कम इंसान का रिस्पॉन्स का कम होना जब उसको कंपेयर किया जाता है
टेक्नोलॉजी के साथ तो क्रिएटेड बाय मैन द विजुअल ब्यूटीज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जरा दोबारा से सुने इसको। इनएडिक्वेसी ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज व्हेन कंपेयर्ड विद मैग्निफिसेंट टेक्नोलॉजी। जब जो इनएडिक्वेसी यानी कि इंसान की मुताबिकत ना होना इंसानी रिस्पॉन्सेज की, जिसको जब टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं जो कि किसी इंसान ने बनाई है, और उस विजुअल ब्यूटीज के साथ जो कि किसी यूनिवर्स के अंदर है, वो इसकी बात करता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर टेक्सचर और ह्यूमन जेस्चर की बात की गई है कि इंसान जब बात करता है तो फिर वो कैसा लगता है, और उसका जो टेक्सचर है वो किस तरीके से पर्सोना क्रिएट करता है उसका। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि किसी फिल्म में डायलॉग ज्यादा होते हैं और किसी फिल्म में डायलॉग कम होते हैं, और ये वेरी करता है फिल्म फिल्म के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है कि ब्रिंगिंग अप बेबी, एक कॉमेडी है कि जिसमें बच्चे की परवरिश के बारे में बात की जाती है, ब्रिंगिंग अप बेबी। उसके बरक्स प्रेजेंट्स प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप डायलॉग, तो मुसलसल लोग डायलॉग्स बोलते जाते हैं। ब्रेक नेक स्पीड, बहुत स्पीड के साथ यानी गर्दन तोड़ स्पीड के साथ डायलॉग्स बोले जाते हैं इस कॉमेडी के अंदर। This use of dialogues underscores not only the dizzy quality of the character played by Catherine, but also the absurdity of the film itself, and thus it is humor. तो इसमें वो ये बताता है कि जैसे कोई बंदा मदहोश होता है ना, जैसे चक्कर आ रहे होते हैं, इस तरह डिजी क्वालिटी उस करेक्टर की बताई जाती है। और दूसरा ये बताया जाता है कि फिल्म की अपनी एब्सर्डिटी भी बताई जाती है, इसीलिए तो उसे ह्यूमर कहते हैं। ऑडियंस इज बाउंस्ड फ्रॉम गैग टू गैग। अच्छा, गैग का जो लफ्जी मीनिंग है इसका मतलब है चोक कर देना, जैसे किसी के जब मुंह में रुमाल डाल देना। ठीक है। जैसे सांस ना आना। ठीक है। एंड कन्वर्सेशन देयर इज नो टाइम फॉर ऑडियंस रिफ्लेक्शन। तो वो मुसलसल ऑडियंस जो उनसी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, और ये है कि वो बात से बात निकलती है, वो हंसते रहते हैं और इस तरह आगे सिचुएशन चलती है। तो ऑडियंस इज कॉट अप इन अ whirlwind। तो ऑडियंस जो सी है जैसे एक वो भंवर होता है, जैसे कि एक वर्लपूल होता है ना पानी के अंदर जो गोल गोल जो घूम रहा होता है, वर्ल्ड, उसके अंदर एक किस्म की ऑडियंस जो सी मौजूद होती है, और सिंपली मैनेजिंग टू फ्लो द प्लॉट, तो फ्लो के प्लॉट के फ्लो के साथ साथ चल रही होती है। ये फिल्म प्रेजेंट करती है एस्केपिज्म। एस्केपिज्म ये बेसिकली डिफरेंट, जैसे इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, यानी एस्केपिज्म है बातों से बाहर निकलना। एस्केपिज्म ये है कि मुश्किलात से जान छुड़ा के छुप जाना और उनका मुकाबला करने के बजाय किसी साइड पे गिव अप कर देना। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट एस्केपिज्म से मिलता है जी। इस पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है, इसमें ह्यूमर की बात की जा रही है, डायलॉग्स की बात की जा रही है कि कॉमेडी में कैसे यूज किया जाता है। खासतौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल में ये बात की जाती है कि स्पीड से डायलॉग बोले जाते हैं। ठीक है। और पर्पस ये होता है कि जानबूझ के इस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि उस फिल्म को ह्यूमर कहते हैं हम लोग। और उसमें ऑडियंस की रिफ्लेक्शन बहुत कम होती है, बस वो प्लॉट्स आगे निकल रहे होते हैं और उसके अंदर शामिल होते हैं और उसमें अम्यूजमेंट हासिल कर रहे होते हैं। अब आगे बात होती है सिनक्रोनस, यानी आगे ये जो 3 पैराग्राफ थे आपके, ये डायलॉग्स के ऊपर थे। डायलॉग्स के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं और सिंक्रोनस साउंड इफेक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं सिंक्रोनस साउंड इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं कि जो कि सिंक्रोनाइज मैच करते हैं विद व्हाट इज व्यूड, जो देखा जा रहा है उसके साथ सिंक हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई फिल्म में दिखाया जाता है कि पियानो एक बंदा बजा रहा है, तो साउंड ऑफ पियानो और प्रोजेक्टेड, तो पियानो की आवाज आएगी पीछे से। इसी तरीके से दिखाया जाता है कि अगर सिंक्रोनस साउंड्स जो उनसे होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं रियलिज्म फिल्म के अंदर क्रिएट करने के लिए, एंड टू हेल्प टू क्रिएट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, और खास तरह का माहौल बनाने के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जो क्लिक है, डोर बीइंग ओपन्ड, may simply serve
to convince the audience that image portrayed is real. तो क्लिक की जो आवाज आएगी, खड़क करके जो आवाज आएगी, तो उससे ही पता लगेगा कि जो इमेज दिखाया जा रहा है बिल्कुल रियल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और ऑडियंस में ओनली सबकॉन्शियसली नोट दैट एक्सपेक्टेड साउंड, और उनके दिमाग में वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दरवाजा खुलेगा तो आवाज आएगी। इसी तरीके से जब क्लिक करके आवाज आती है किसी दरवाजे के खुलने की, उसका मतलब होता है कि कोई एक्शन लिया जा रहा है, जैसे कोई बल्करी, कोई डाकू आ रहे हैं, या कोई और धोखा देने की कोशिश कर रहा है, या कोई दो साउंड मिक्सर में कॉल अटेंशन टू द क्लिक विद एन इंक्रीज वॉल्यूम। तो क्लिक की जो आवाज है उसको हम वो लोग ज्यादा करते हैं। दिस हेल्प्स टू एंगेज द ऑडियंस इन अ मोमेंट ऑफ सस्पेंस, उससे सस्पेंस भी क्रिएट होती है। यानी कि बताया जाता है कि ये खास किस्म का सिंक्रोनस, यानी कि जो चीजें मूवमेंट हो रही होती है, जो एक्शंस प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं, उन्हीं की साउंड को जनरेट किया जाता है, और उससे इस किस्म के एक्शंस उनसे वो ज्यादा रियल लाइफ के नजदीक लगते हैं। सिंक्रोनस साउंड तो ये। अब असिंक्रोनस साउंड क्या है, उसके बारे में वो कहते हुए ये कहता है कि इसके बरक्स ये मैच नहीं करते विद द विजिबल सोर्स ऑफ द साउंड ऑन स्क्रीन, जो साउंड हमें नजर आ रही है उसके नहीं। ऐसे साउंड्स, ठीक है ना, आर इंक्लूडेड सो एज टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट इमोशनल न्यूएंस। मुशाबियत न्यूएंस को कहते हैं, तो इमोशनल मुशाबियत को प्रोड्यूस करती है। मिसाल के तौर पे रियलिज्म फिल्म में ऐड करने के लिए फिल्म मेकिंग माइट ऑप्ट टू इंक्लूड बैकग्राउंड साउंड ऑफ एन एम्बुलेंस सायरन्स। अच्छा जी, जब वो दिखाते हैं कि एक कपल है, मियाँ बीवी आपस में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो बैक एंड के ऊपर एम्बुलेंस की आवाज आती है। और वो जो एम्बुलेंस की आवाज है, इसका मतलब खतरा है, या कोई बीमारी है, या कोई गलत चीज हो रही है, तो वो जो एम्बुलेंस की आवाज आती है बैक एंड के ऊपर, तो ये जो चीज चल रही होती है इसको असिंक्रोनस साउंड कहते हैं। द asynchronous ambulance siren underscores the physique injury incurred in the argument। तो बताते हैं कि जी, सॉरी, साइकिक इंजरी, जो साइकिक इंजरी है, जो दिमागी तौर पे बंदे को डैमेज होता है आर्ग्यूमेंट के अंदर, वो एम्बुलेंस से पता लगता है। इसी तरीके से एट द सेम टाइम द नॉइज ऑफ द सायरन एड्स टू द रियलिज्म ऑफ द फिल्म बाय एक्नॉलेजिंग फिल्म्स सिटी सेटिंग। और ये भी बताया जाता है कि जो फिल्म है वो किसी शहर के अंदर बनाई जा रही है, शहरों में इस किस्म की आवाज आती है। वी आर प्रॉब्ली ऑल फेमिलियर विद द बैकग्राउंड म्यूजिक इन फिल्म, हम सबको म्यूजिक के बैकग्राउंड का पता लगता है फिल्म के अंदर। अच्छा जी, विच हैज बिकम सो ubiquitous as to be noticeable in its absence। अच्छा जी, यहाँ पे एक वर्ड है ubiquitous, इसका जरा मीनिंग देख लेते हैं। Ubiquitous, 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 ubiquitous। अच्छा, प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, ठीक है ना, वाजिया होना, हर जगह पे मौजूद होना, ubiquitous। अच्छा जी, वही कहता है कि जो कि बिल्कुल वाजिया होता है और नोटिसेबल होता है उसकी एब्सेंस में। वी आर अवेयर दैट इट इज यूज्ड टू ऐड इमोशंस। अब ये असिंक्रोनस साउंड से इमोशंस भी ऐड होती हैं, रिदम भी होता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि नोटिसेबल हो, लेकिन ये एक ऐसी टोन प्रोवाइड करता है और इमोशनल एटीट्यूड करता है जो स्टोरी की तरफ लेके जाता है हमें। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आजकल यूनस एमरे एक प्ले चल रहा है, तो उसमें जब वो बेसिकली सेंट होता है, तो उसके बैक एंड के ऊपर एक खास तरह का टर्किश म्यूजिक चल रहा होता है। वो लोगों के माइंड्स में इतना ज़्यादा हार्ड वायर्ड हो जाता है कि जैसे ही वो म्यूजिक सुनते हैं तो सूफीज़म की तरफ उनका माइंड चला जाता है, मिस्टिसिज्म की तरफ चला जाता है। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफन फोर शेडोज अ चेंज इन मूड। तो मूड के अंदर जो चेंज है वो भी आपके बैकग्राउंड म्यूजिक से पता लगता है। मिसाल के तौर पे dissonant music may be used in film to indicate an approaching menace or disaster।
मजीद ये बताया जा रहा है कि ऐसा म्यूजिक कि जिससे बेसिकली कोई डिस्ट्रक्शन का आपको आइडिया हो रहा होता है, वो भी आपको इंडिकेट करता है जैसे कोई ना कोई बुरी चीज हो रही है और या कोई डिजास्टर होने वाला है। ठीक है, अक्सर म्यूजिक से पता लग जाता है कि आगे फिल्म में कोई ऐसा प्लॉट आने वाला है या ऐसी चीज आने वाली है जो कोई खतरे से खाली नहीं है। तो ये असिंक्रोनस साउंड, यानी कि डिफरेंस है सिंक्रोनस वो कि जो कि जिन चीजों को दिखाया जा रहा है उन्हीं का साउंड होता है। असिंक्रोनस साउंड वो होता है कि जो कि उस प्लॉट को इंटेंसिफाई करने के लिए, रियलिज्म शो करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा जी, आखिरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं। वो कहता है जो बैकग्राउंड म्यूजिक, अब म्यूजिक की बात हो रही है, वो एड करता है व्यूअर की अंडरस्टैंडिंग को, लिंकिंग सीन्स को लिंक करने के लिए। मिसाल के तौर पे खास किस्म का म्यूजिकल थीम है, वो एसोसिएट किया जाता है किसी इंडिविजुअल करेक्टर सिचुएशन को, कि मे बी रिपीटेड एट वेरियस पॉइंट्स इन अ फिल्म इन ऑर्डर टू रिमाइंड द ऑडियंस ऑफ सेलियंस मोटिव्स और आइडियाज। तो मतलब खास किस्म की ऑडियंस है या कोई बंदा है बेसिकली जो कि एक बहुत तेज इंसान है, तो उसके पीछे एक खास किस्म का म्यूजिक लगाया जाएगा। उस वो जहाँ भी जब भी बंदा आएगा तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस किस्म की इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। फिल्म की जो साउंड होती है उसमें कन्वेंशंस होती हैं और इनोवेशंस, यानी रवायात भी होती हैं और जिद्दत भी होती है। वी हैव कम टू एक्सपेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ म्यूजिक ड्यूरिंग कार चेजेस। तो जैसी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे चेज कर रही होती हैं तो जाने को हम ये एक्सपेक्ट करते हैं म्यूजिक बड़ा तेज होगा। और क्रीक की डोर और दरवाजे की आवाज आएगी जब कोई हॉरर फिल्म होती है। इसी तरीके से हम ये सोचते हैं कि मतलब चीजों को हम लोग परसीव कर रहे होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ साउंड्स आर ऑफन लार्जली सटल एंड ऑफन नोटेड ओनली बाय ओनली आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें नोट की जा रही होती हैं। और वी नीड टू फोस्टर एन अवेयरनेस ऑफ फिल्म साउंड एज वेल एज फिल्म स्पेस। तो हमें फिल्म के साउंड को भी के बारे में अवेयरनेस हमें बेसिकली हासिल करनी चाहिए, जैसा कि फिल्म के बारे में हम लोग हासिल करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं एक आर्ट के तौर पे। तो जो साउंड्स वगैरह हैं उसको भी एक आर्ट के तौर पे अंडरस्टैंड करना चाहिए। दैट sprang टू लाइफ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के अंदर मॉडर्न फिल्म के अंदर ये चीजें आई। तो ये था जी आज की ट्रांसलेशन। अब जो नीचे क्वेश्चंस हैं आप उनको देखिएगा एक दफ़ा और उसके बाद फिर ये कि इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।